वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अजय पटेल एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर फाइटर 1.0 बैच में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमारी कहानी स्टार्ट होती है ऑक्सी श्वसन की, क्योंकि चाहे कंडीशन ऑक्सी हो या अनऑक्सी कंडीशन हो, ग्लाइकोलिसिस हर एक कंडीशन में होती है एंड पायरुविक एसिड फॉर्म होता है। इस पायरुविक अम्ल का भविष्य क्या रहेगा? यदि कंडीशन अनऑक्सी थी तो या तो बना था लैक्टिक अम्ल या फिर हमने फॉर्म करी थी इथेनॉल प्लस CO2 को। बट अब यदि कंडीशन हमारे पास में एरोबिक रही, ऑक्सी कंडीशन रही, तो पायरुविक अम्ल का क्या होने वाला है? तो बेटा ऑक्सी स्थिति में ये जो पायरुविक एसिड रहेगा, आपको याद होगा पायरुविक एसिड के दो अणु यहां पर बने थे, जिसमें से एक का फॉर्मूला है C3H4O3, दूसरे का भी फॉर्मूला सेम रहेगा। सबसे पहले ये जो पायरुविक अम्ल का एक अणु है ये एंटर होगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, और मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है लिंक रिएक्शन। बेटा इस लिंक रिएक्शन के दौरान माइनस हो जाएगी CO2, और CO2 को बाहर करने के लिए जो एंजाइम आता है उसका नाम है डी कार्बोक्सिलेज, और फाइनली यहां पर फॉर्म होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि एक 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो चूंकि हमारे पास पायरुविक अम्ल के दो अणु मौजूद हैं, इसलिए ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। मतलब इस रिएक्शन में पायरुविक अम्ल भी 2 आएंगे, हर एक से एक CO2 बाहर होगी, मतलब ओवरऑल 2 CO2 के अणु क्या होने वाले हैं बाहर। यहां पर इस रिएक्शन को करवाने के लिए कुछ को फैक्टर्स लगते हैं, जैसे NAD+, कोएंजाइम A, TPP, लिपोइक एसिड, साथ ही साथ Mg+2 आयन। ये हमारे पास में टोटल 5 को फैक्टर हैं। यहां पर एक रिएक्शन के दौरान जो NAD है वो NAD+ कन्वर्ट होकर बना लेता है NADH। तो चूंकि ये रिएक्शन कितनी बार हो रही है बेटा? 2 बार, तो 2 अणु यहां पर NADH के फॉर्म होंगे, और यह अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, मतलब उसके लिक्विड में क्या होती है? संपन्न होती है। जैसे ही ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा बेटा, ये एंटर होता है हमारी क्रेब्स साइकिल में, ये एंटर होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में। तो यहां देखें, ये था पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड ने बनाकर हमें दे दिया है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, यहां पर जो हमारी रिएक्शन चलेगी, यहां पर बनेगा सबसे पहले सिट्रिक एसिड। थोड़े से और दूर से हम लेते हैं इसको। यहां पर सबसे पहले बनेगा सिट्रिक एसिड, देन फॉर्म होगा सिस एकोनिटिक एसिड। सिस एकोनिटिक एसिड के जस्ट बाद यहां पर फॉर्म होगा आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड के जस्ट बाद में यहां पर फॉर्म हो जाएगा ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड जो है, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड जो रहेगा बेटा, ये फॉर्म करेगा यहां पर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड को, और जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। समझ पा रहे हैं आप लोग? देन जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए रहेगा ये बदलेगा सक्सिनिक एसिड में,
देन यहां पर हमें मिलेगा फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड के जस्ट बाद यहां पर आ जाएगा मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड के बाद में यहां आएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड व एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये दोनों मिलकर फॉर्म करते हैं सिट्रिक एसिड। ये है हमारा क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो एसिटिल कोएंजाइम में सबसे पहले यदि मैं सीक्वेंस याद करने का कहूं तो ACCIO SUS मीन्स सस फ्यूमो, ये हमारा सीक्वेंस रहेगा ACCIO सस फ्यूमो। यहां पर यदि हम बात करें तो ये जो रिएक्शन है हमारी, ये है 5वें नंबर की, ये है 6वें नंबर की, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले ये फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। थर्ड नंबर की जो रिएक्शन है यहां प्लस होता है NADH। एक NADH जो है वो फॉर्म होगा, अपन दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, यहां पर प्लस होगा NADH, ठीक है। यहां पर यदि हम बात करें जो हमारी 6वें नंबर की जो रिएक्शन रहेगी, ठीक है, उस 6वें नंबर और 5वें नंबर की रिएक्शन के दौरान माइनस होते हैं CO2, ठीक है। CO2 के माइनस होने के साथ साथ यहां पर प्लस हो जाएगा एक NADH, यहां पर प्लस होगा GTP, यहां प्लस हो जाएगा FADH2, और यहां लास्ट में प्लस हो जाएगा NADH, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी रिएक्शंस रहेंगी, है ना। तो यहां पर जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सिट्रिक एसिड को फॉर्म करेगा, और इस तरह से ये जो रिएक्शन है, ये जो पूरा का पूरा साइकिल है, ये भी कितनी बार परफॉर्म होगा, 2 बार परफॉर्म यहां पर होने वाला है, ठीक है। तो ये है हमारा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या जिसे क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी खोज हेंस क्रेब नाम के वैज्ञानिक ने करी, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, हमने पढ़ा था 13 7 है तो 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, ये हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। यहां पर यदि हम देखें 2 4 6 8 10, तो ये जो रिएक्शन है ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, फिर 7 8 9 और ये 10। तो ये जो NADH है जो हमने यहां लिखा हुआ है, इस NADH को अपन कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। ये प्लस NADH, ये रिएक्शन चल रही है हमारी। थोड़े से और आगे चलें तो अब हमें यहां ये सीखना है कि ये जो रिएक्शन है क्रेब्स साइकिल की, इस क्रेब्स साइकिल की रिएक्शन के बाद में फाइनली CO2 के अणु बाहर हो गए। आप देखें पायरुविक अम्ल से एक CO2 कहां पर बाहर हुआ, लिंक रिएक्शन में 2 CO2 बाहर हुए साइकिल में, टोटल कितने CO2 बाहर हो गए, 3। 3 N कहां पर बने हैं क्रेब्स में, एक बना है लिंक में, टोटल कितने N हो गए, 4। एक F बना है कहां पर, अपनी क्रेब्स में, एक F आ गया, और GTP को ही यहां लिखा है ATP। और ये जो टोटल रिएक्शन है, ये टोटल रिएक्शन कितनी बार होने वाली है, ये टोटल रिएक्शन होने वाली है 2 बार। लेकिन हमारा उद्देश्य केवल यहाँ CO2 बनाना नहीं है, केवल H2O को बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य यहाँ ATP बनाना है। तो ये तो ATP है, बट ये NADH और FADH2, इनसे किस तरह से ATP का फॉर्मेशन होगा वो हमें समझ आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बेटा, उस ETS में टोटल 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक होता है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स 1, सेम इसी तरह से हमारे पास में मौजूद रहेगा कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड हमारे पास में यहां पर रहेगा कॉम्प्लेक्स 5। इतना ध्यान रहेगा सभी को। बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स 1 होता है, ये जो यौगिक नंबर 1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, ये कुछ और नहीं, एक एंजाइम है NADH डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स 2 जो है ये भी एक एंजाइम है जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज,
और आप सभी जानते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ये हमारी क्रेब्स साइकिल का एक एंजाइम है। जब सक्सिनेट बदलता है फ्यूमेरेट में, मतलब सक्सिनिक अम्ल जब फ्यूमेरिक अम्ल में बदलेगा, उस समय जो FADH2 का फॉर्मेशन होता है उसमें हेल्प करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 2। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जो है ये साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 की बात करें तो ये साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, जिसमें दो तो रहेंगे साइटोक्रोम, ठीक है, प्लस यहां पर मौजूद रहेंगे कॉपर सेंटर। बात करें कॉम्प्लेक्स 5 की, ये हमारा F0 F1 पार्टिकल है जो कि ATP फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। यहां आप देखें, मैं डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं, ये है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये है कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ये है कॉम्प्लेक्स 4 जिसमें आ रहा है हमारे पास में दो कॉपर सेंटर हैं और साथ ही साथ साइटोक्रोम A एंड A3 मौजूद है, जिसे C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये F0 F1, F0 जो है ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल के जैसे काम करेगा, जबकि F1 ATP सिंथेटेज एंजाइम है। किस तरह से यहां पर ये पांचों कॉम्प्लेक्स मिलकर ATP का फॉर्मेशन करते हैं उसको डिटेल में मैं आपको एक डायग्राम में दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पर हम अलग से एक बोर्ड ले लेते हैं और बेटा ध्यान से समझना, ये जो मेम्ब्रेन में यहां पर बना रहा हूं, ये मेम्ब्रेन है हमारे पास में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन IMM। यहां पर ये इतना स्पेस रहेगा, ये जो स्पेस है, ये जो लिक्विड इसमें भरा है, ये है हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। यहां पर अगेन ये स्पेस, और ये है यहां आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है इसे बोलते हैं PMS या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। बेटा ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इस पर रेडॉक्स पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में, रेडॉक्स पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1, फिर कॉम्प्लेक्स 3, देन 2, देन 4, देन 5। यदि हम यहां पर कॉम्प्लेक्स को बनाए, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स 1 के जस्ट बाद यहां यूबी क्योनॉन आएगा, देन ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 3। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के जस्ट बाद में यदि हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 वो कुछ इस तरह का एक पार्टिकल है, ठीक है ना। और थोड़े से आगे यदि हम चलें तो हमें मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4। एक छोटा सा काम और करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को थोड़ा सा दूर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, जिससे यहां यूबी क्योनॉन बनाने के लिए मेरे पास स्पेस मौजूद रहे, स्पेस प्रेजेंट रहे। तो यहां पर हमारे पास में ये आ गया भाई कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ठीक है। यहां पर आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4, और लास्ट में यहां पर रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 5। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 5, F1 F0। यहां देखें, बिल्कुल यही डायग्राम हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया है, F0 F1 पार्टिकल जो होते हैं, ठीक है। ये F0 और ये F1 पार्टिकल, ठीक है। और थोड़े से आगे यदि हम चलें तो इनके लेबलिंग हम करना स्टार्ट करें, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2,
कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। यहां ध्यान से देखना, सबसे पहले जो NaDH2 बना था हमारा, वो NaDH2 कन्वर्ट होगा NAD++ में। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन जो बाहर निकले, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस कॉम्प्लेक्स में जाएंगे जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज, और ये यहां पर आएंगे FMN से होते हुए FeS में। जिस समय ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव होते हैं, हम 2H+ को, जो NaDH2 वाले 2H+ हैं, उनको हम डाल देते हैं PMS में। यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं यूवी क्यूनॉन के पास में, बट जैसे हमें याद था फोटोसिंथेसिस में, तो फोटोसिंथेसिस में हमने ये देखा केमी ऑस्मोटिक में, प्लास्टोक्यूनॉन इज नॉट अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इट इज अ प्रोटॉन कैरियर। सेम ऐसे ही यूवी क्यूनॉन भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, ये प्रोटॉन कैरियर है। तो ये यहां पर मैट्रिक्स से 2H+ को ले लेगा और ये बदल जाएगा UqH2 में, जिसे बोलते हैं यूवी क्यूनॉल। ठीक है, तो यूवी क्यूनॉन कन्वर्ट हो गया है यूवी क्यूनॉल में, जो उसकी रिड्यूस फॉर्म है। अब क्या होने वाला है, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 2। यहां पर सक्सिनेट बदलेगा फ्यूमेरेट में, और उस दौरान यहां पर जो FAD है वो बदल जाएगा FADH2 में, और FeS, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो FeS को मिले। किसको मिले? FeS को। बट जैसे जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है हमारा, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन को भी पंप कर रहा है, बट जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। यहां से जो प्रोटॉन रहेंगे वो प्रोटॉन मैट्रिक्स में ही रहेंगे, वो प्रोटॉन हमारे PMS में आने वाले नहीं है। यहां से ये जो FeS है बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा यूवी क्यूनॉन को, और यूवी क्यूनॉन मैट्रिक्स से 2H+ को लेकर अगेन यहां पर फॉर्म कर देगा UqH2 या यूवी क्यूनॉल। बेटा यहां एक और बात ध्यान देने वाली है, जिस समय इस FeS से 2 इलेक्ट्रॉन UQ में जाते हैं, उसी समय कॉम्प्लेक्स 1 में मौजूद एक प्रोटॉन कैरियर जो है वो 2H+ को अगेन डाल देता है PMS में। इसका मतलब है जब हमारा कॉम्प्लेक्स 1, इसमें केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, उस ट्रांसपोर्टेशन से PMS में 4H+ मूव करते हैं, 4H+ आ जाते हैं। अब यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब जो UqH2 है, इस UqH2 का कन्वर्जन फिर से होगा UQ में, जो 2H+ यहां वाले, सेम ये इसमें कन्वर्ट होगा 2H+ यहां से, ये कॉम्प्लेक्स 3 से होते हुए ये एंटर करेंगे PMS में। बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन तो इस साइकिल को मेंटेन रखेगा, और एक एक इलेक्ट्रॉन जो यहां से रहेगा वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है वो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है, तो ये साइटोक्रोम B, यहां FeS, देन साइटोक्रोम C1। अब यहां से दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको भेजना है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में। बट मैं आपको बता दूं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है और 3 है, इन दोनों के रेडॉक्स पोटेंशियल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो चूंकि रेडॉक्स पोटेंशियल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो रेडॉक्स पोटेंशियल के इस डिफरेंस के कारण, ये जो रेडॉक्स पोटेंशियल का डिफरेंस है, इस डिफरेंस के कारण ही यहां पर एक साइटोक्रोम C रहेगा। ये साइटोक्रोम C की पोजीशन कहां पर है? यह है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर, जो कि आउटर मेम्ब्रेन की साइड है या PMS की साइड पर है। ये साइटोक्रोम C एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। यहां से ये साइटोक्रोम C यहां आ गया, और अब ये इलेक्ट्रॉन देगा कॉपर सेंटर A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और कॉपर सेंटर B को देगा, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन मिलेंगे हाफ हाफ O2 प्लस 2H+ को, और यहां पर बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन ETS में क्या हमारा उद्देश्य जल का अणु बनाना है? तो हमारा उद्देश्य जल का अणु बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है ATP को बनाना। तो जैसे कि कॉम्प्लेक्स 1 हो या कॉम्प्लेक्स 2 हो, जब यहां इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे थे तो प्रोटॉन की भी मूवमेंट हुई, सेम ऐसा ही यहां होगा। जब कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगी तो अगेन यहां पर 2H+ आ जाते हैं। तो टोटल हमने देखे 4, 4 8, और 2 10H+ के अणु यहां आ गए हैं। याद रखना
जब दो H+ F0 F1 से बाहर जाते हैं तो 1 ATP फॉर्म होती है। यहाँ 10 H+ है, मींस 5 ATP फॉर्म होगी। इसमें 3 ATP जो है वो NADH के लिए रहेगी और 2 ATP जो है वो FADH2 के प्रोटॉन से फॉर्म हो रही है। अब ग्रेडियंट टूटेगी, यहां से H+ बाहर जाएंगे, इनके बाहर जाने से इसके कन्फर्मेशन में चेंज होगा और ADP + IP जुड़कर बना देते हैं ATP। इस तरह से ये है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो ओवरऑल हमने जो ग्लाइकोलिसिस पढ़ी थी बेटा, उस ग्लाइकोलिसिस में भी याद करना 1, 3, 7, 10 इन रिएक्शंस के दौरान जो एटीपी है उसका कैलकुलेशन होता है। छठवें नंबर की जो रिएक्शन है उसके दौरान NADH2 का कैलकुलेशन होता है। जबकि यहां पर हम बात करें हमारे क्रेब्स साइकिल की, तो इसमें 4, 6, 8, 10 और 6 और 8 के बीच में 7 नंबर। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये जो हमने कर रखा है ये है ग्लाइकोलिसिस के लिए और इसके लिए है 4, 6, 8, 10। ये है 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। तो 5 और 6 में CO2 बाहर, 4 में हमारी बन जाएगी N, तो यहां N बन रहा है। ठीक है, 7 नंबर में हमारा बन जाएगा G। ठीक है, 6 में भी बन जाएगा हमारा N और 8 नंबर में बनेगा F, 10 नंबर में बनेगा N। इस तरह से ये जो चैप्टर हमने डिस्कस किया। ठीक है, एक और चीज बेटा, ये जो अभी हमारा फाइटर बैच चल रहा था, फाइटर 1.0, आप सभी को याद होना चाहिए फाइटर 1.0 बैच चलने के पहले भी हम ऑफलाइन मोड में हमारी क्लासरूम्स के अंदर हमने रिवीजन किया। सिलेबस खत्म होने के बाद हमने रिवीजन किया। फाइटर 1.0 में क्या क्या पढ़ लिया? लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। ये चीजें आपको मैंने फाइटर 1.0 बैच में यहां आज तक के लेक्चर में कंप्लीट कर दी। इसके अलावा भी जो बचा है, जैसे कि PGR है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ऑलरेडी मैं आपको रिवीजन करवा चुका हूं। ठीक है ना। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसके अलावा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक 1 एंड बायोटेक का 2nd चैप्टर, ऑलरेडी इनका भी जो रिवीजन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहां अभी भी हम हमारे यहाँ की जो ऑफलाइन बैच है उसमें 2 बजे से डेली मैं ऑफलाइन लेक्चर ले रहा हूं। उस ऑफलाइन लेक्चर में एक 3rd रिवीजन फिर से अपने यहाँ के स्टूडेंट का करवाया जा रहा है। आप में से जो भी स्टूडेंट पुनः रिवीजन करना चाहते हैं वो फिर से रिवीजन करने के लिए आ सकते हैं। साथ ही साथ सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक आपको जो भी डाउट है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, आप MGCI आए और MGCI की जो फैकल्टी है वो आपको डाउट बताने के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोग यहाँ तैयार बैठे हुए हैं कि आपकी प्रिपरेशन में कहीं कोई कमी ना रह जाए, जिससे 5 मई को हमारे जो बच्चे हैं वो जबरदस्त से जबरदस्त परफॉर्म करके आए और MGCI का जो झंडा है वो सबसे ऊपर रहे। यहाँ एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि फाइटर 1.0 बैच जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा यूट्यूब चैनल एक अलग था, MGCI नीट JEE के नाम से, बट कुछ कारणों से बीच में वो चैनल यूट्यूब के द्वारा डिलीट किया गया। आपने हमारे पहले चैनल को भी भरपूर प्यार दिया, इसके बाद मैं आपका बहुत आभारी हूं, बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। बट जैसे ही वो चैनल डिलीट हुआ, आपने 24 घंटे के अंदर इस चैनल पे 1000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर कर दिए और आपने फिर से इस चैनल को भी उतना ही प्यार दिया। तो इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। तो आप सभी अब फाइटर जो बैच है ना, उस फाइटर बैच के लेक्चर आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। बोले सर ऐसा क्यों कर रहे हो, फाइटर बैच आज कंप्लीट क्यों कर दिया आपने, और पढ़ा देते इसमें। तो बेटा असल में अब हमारे वीक में 2 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे और इन दोनों फुल लेंथ टेस्ट में जो 4 सब्जेक्ट हैं उनके 8 वीडियो, उनके कितने वीडियो बेटा, 8 वीडियो जो हैं वो यूट्यूब चैनल पर अपलोड होंगे। भाई 2 FLT हैं, एक FLT के 4, दूसरे के भी 4 वीडियो, मतलब एक हफ्ते में आपके सामने 8 वीडियो आएंगे। यदि इस समय हमने फाइटर के भी वीडियो डाले तो आप फिर
टेस्ट सीरीज के पेपर का प्रॉपर वीडियो को वॉच नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी आवश्यकता है कि हम फाइटर को यहीं पर क्लोज करें और हम हमारे जो वीडियोस हैं किसके, अपने टेस्ट सीरीज के, उन पर फोकस करें। बट इसके अलावा यदि आपको कुछ और पढ़ना है बॉटनी में, तो डेली 2 बजे कैंपस नंबर 1 गीता भवन पे डेली 2 बजे हॉल नंबर 2 में अपनी क्लास चल रही है, अपना रिवीजन चल रहा है। आप उसमें भी ऑफलाइन मोड में आ सकते हैं। एक बार और आप सभी का खूब धन्यवाद और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जबरदस्त परफॉर्म करें, जहां जरूरत पड़े वहां फिर से एमजीसीआई में आ जाएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।